माई फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी लॉ क्या है। मान लीजिए मेरे घर में चोरी होगी और मुझे कानून का ABC भी नहीं पता। पर वो जो लड़की है जो मिडिल क्लास लड़की है तो वो क्या करेगी उसमें सर। तो ये रियलाइज हुआ कि गवर्नेंस की पावर हमारे हाथ में होनी चाहिए, रादर देन बीइंग इन हैंड ऑफ अ सर्टेन किंग और अ क्वीन। वी शुड बी इन कंट्रोल। सो बेसिकली कमी कमी हमें है। हमारी खामियां भी हमें खुद देखनी भी हैं, सुधारनी भी हैं, और एज अ नेशन हमें इकट्ठे ही प्रोग्रेस करनी है। Hi, my name is BK Kumar. Welcome back to our channel. Today we are going to have discussion with Mr. Ashish Singh. He has been assistant professor at Lovely Professional University for more than 5 years. He has experience in teaching jurisprudence, legal methods, and subject like such. We are going to have discussion today on law and evolution of law. Sir, I welcome you to this podcast. Thank you, Vicky. Thank you very much. Through you, I am going to interact with the legal fraternity and my students. Thank you for giving me this opportunity. Sir, my first question would be Yes. law क्या है? लॉ क्या है? Should I transform the question to law क्यों है? Yes sir, yes sir. लॉ क्यों है? इसके लिए हमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम कैसे इवॉल्व हुए एज अ ह्यूमन सिविलाइजेशन, हम कैसे इवॉल्व हुए। हेयर आई वुड रिकमेंड अ रीडिंग टू यू by Yuval Noah Harari, Sapiens. Yeah. It's a very good book which gives us an insight into how we have evolved into a modern society from our ancient times. So, law भी हमारे साथ पैरेलली डेवलप हुआ है एज एन इंस्टीट्यूशन। जैसे जैसे हम विलेज कम्युनिटीज़ से मॉडर्न कम्युनिटीज़ में डेवलप हुए हैं, हमारी सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती गई है। तो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमें पहले इनिशियली चाहिए थे अपनी सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए, विलेज कम्युनिटीज़ में अगर हम रेगुलेशन की बात करें तो रूल्स बहुत सिंपल थे। फैमिली जो है वो बेसिक यूनिट आज भी है, फैमिली बेसिक यूनिट पहले भी थी। तो फैमिली बेसिक यूनिट से ही हमने अपनी सोसाइटी को वहाँ से शुरू किया, और वहाँ से हम ये देखते हैं कि सबसे पहले फैमिली में लेजिटिमेसी क्रिएट करने के लिए हमने बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम किए जी। पेरेंटहुड का कॉन्सेप्ट वहाँ से डेवलप हुआ। पर्सनल लॉज सबसे पहले डेवलप होने शुरू हुए। देन हम धीरे धीरे ट्राइब्स में डेवलप हुए। वहाँ से हमारे कस्टम्स डेवलप होने शुरू हुए, कस्टमरी रूल्स आ गए हमारे, जो कस्टम्स ट्राइब्स ने धीरे धीरे फॉलो करने शुरू किए। पहले रूल्स बने, धीरे धीरे वो प्रैक्टिसेस जैसे जैसे बार बार यूज़ हुई वो एक कस्टम्स की फॉर्म में सॉलिडिफाई हुई। अच्छा अच्छा, ओके। और धीरे धीरे अल्टीमेटली हम फिर आज की स्टेज पे हैं जहाँ पर कि आप देखेंगे कि हमारे पास हर कंट्री में सिविलाइज लीगल सिस्टम्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, और उसके बेसिस पे पूरा गवर्नेंस सिस्टम, बहुत ही कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस सिस्टम रन कर रहा है। ओके, सो बेसिकली इफ आई वेर टू समराइज दिस, सो लॉ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो स्टार्ट हुआ हमारे एक छोटा सा फैमिली यूनिट से, और बाय द टाइम ये आज इतना इवॉल्व हो गया है या फिर बोले कॉम्प्लेक्स हो गया है, जो अगर कोई नया पर्सन लॉ को देखता है तो थोड़ा घबरा जाता है कि नहीं? बट इट्स स्टिल अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। लॉ से लोग घबरा जाते हैं, ये मैं बात कुछ हद तक एक्सेप्ट करूँगा। उसका रीज़न बेसिकली लॉ की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अच्छा, उसका रीज़न ये है कि लोग ज़्यादातर कई बार लीगल सिस्टम से थोड़ा सा डर जाते हैं। ओके ओके, या लीगल सिस्टम में जो वेरियस एजेंसीज हैं स्टेट की, उनसे थोड़ा सा घबराते हैं। ओके ओके, बट लॉ एज सच कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। लॉ बेसिकली लोगों के लिए ही बनाया गया है, ओके ओके, ताकि लोगों की लाइफ आसान हो जाए। बिकॉज अगर हम बात करें कि अगर लॉ ना हो जी, बिना लॉ की सोसाइटी कैसी होगी, देन देयर विल बी कंप्लीट chaos। ओके, chaos को प्रिवेंट करने के लिए हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, और धीरे धीरे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जैसे जैसे हमारी सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती गई, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी कॉम्प्लेक्स हो गए। तो उसका नतीजा ये है कि आज आम आदमी के लिए लॉ को समझना, हालांकि स्टेट की कोशिश यही है कि लॉ को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखा जाए, बट रियलिटी ये भी है कि एक लीगल स्कॉलर को भी, अगर वो कोई भी लीगल स्कॉलर भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे लॉ की कंप्लीट नॉलेज हो गई है। ओके, आप अगर किसी सीजन्ड एडवोकेट से भी बात करेंगे जो कि जिसकी प्रैक्टिस को 60 साल हो गए या 50 साल हो गए, इवन दे विल एक्सेप्ट दिस दैट आई एम स्टिल अ स्टूडेंट ऑफ लॉ। दे विल नॉट क्लेम दैट आई हैव बिकम सच knowledgeable in law that now I don't need to further study anymore. Okay.
So it's like the more case they deal with, the more new things they come up with. It's like never ending pursuit. इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस बिकॉज सोसाइटी भी इवॉल्व हो रही है, सोसाइटी जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है उसके साथ लॉ भी इवॉल्व हो रहा जी. है और लॉ चेंज होता जा रहा है। अगर इसका अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूं, 30-40 साल पहले, कोई ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, 30-40 साल पहले ही जाएंगे, Okay. हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेशन की, दैट वाज कम्प्लीटली एब्सेंट। Okay. बट जब हमारे पास जैसे आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, जी. हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब है जिसके थ्रू की एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, हम ग्लोबल विलेज बोलते हैं जिसे, Okay. वो बन के उभरा आया। तो उसमें अगर हम हमारा पुराना लीगल सिस्टम देखें जिसमें कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, बिकॉज टेक्नोलॉजी एब्सेंट थी उस वक्त, ठीक है ना। तो अगर हम उसको अनटच्ड छोड़ दें, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट को अनटच छोड़ दें, अनरेगुलेटेड छोड़ दें, सोशल मीडिया को आज अनरेगुलेटेड छोड़ दें, Okay. तो यू विल फाइंड दैट देयर विल बी अ chaos, Yeah. and that chaos on social media is also going to reflect itself in the real aspect of the life as well. So the technology has changed everything, almost everything. Exactly. Yeah, the information, the speed of information nowadays. Someone can post anything about someone else, and that person could not even do anything about him. He could, but the process is it is so time consuming that he will be so defamed by the time he get the relief. So do you agree with that? Like in the case of AI, if I'm telling you this, that अगर मैं एक लड़की की फोटो लेता हूँ और एक लड़का का फोटो लेता हूँ और दोनों को मैं, AI इतना पावरफुल हो गया, उनसे कुछ भी करा सकता हूँ, वीडियो सर। एंड अगर ये वीडियो अगर कहीं कल को पोस्ट हो जाती है तो जो सेलिब्रिटी है वो तो हायर है, लॉयर कर लेंगे, महंगे लॉयर, उनका रिलीफ मिल जाएगा, हट जाएगा। पर वो जो लड़की है, जो मिडिल क्लास लड़की है, तो वो क्या करेगी उसमें सर? देखिए अभी लॉ इज लैकिंग वेरी मच इन दोज एस्पेक्ट्स। देखिए ये कोई नई बात नहीं है कि लॉ लैग कर रहा है, लॉ हमेशा ही लैग करता है, क्योंकि सोसाइटी जिस स्पेस पे डेवलप करती है जी. उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए हमें टाइम लगता है। टेक्नोलॉजी हमेशा ही आगे रहेगी लॉ से। ओके. अगर हम एआई की भी बात करें, इवन जो एआई के डेवलपर्स हैं जिन्होंने एआई डेवलप किया, अगर आप उनसे भी इंटरेक्ट करेंगे, जी. इवन दे हैव रिसेंटली स्टेटेड कि वी शुड टेक अ पॉज, ओके. हमें थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी हम बना रहे हैं, या एआई टेक्नोलॉजी जो हम डेवलप कर रहे हैं, वेयर इज इट टेकिंग अस, और इसकी रेगुलेशन कैसे होगी। या और अगर हम इसकी रेगुलेशन की बात करें तो अभी वी हैव अ लॉट ऑफ ग्राउंड टू कवर। आपने जो एग्जांपल दिया, इवन इन दैट रिस्पेक्ट, it's happening sir, it's happening everyday thing, it's everyday thing. You could easily find the people who are सॉल्यूशंस हैं उसके। आप साइबर सेल में जा सकते हैं, आप कंप्लेंट कर सकते हैं, बट देयर आर सर्टेन हर्डल्स टू इट एज वेल, टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स जिनके साथ डील करना अभी थोड़ा डिफिकल्ट है। कॉमन आदमी को थोड़ा डील करना थोड़ा कॉमन आदमी को नॉलेज ही नहीं है कि मुझे अप्रोच किसे करना है। सही बात है, अप्रोच किसे करना, नॉलेज ही नहीं है। और तो हर शहर में, हर सिटी में आप देखेंगे कि साइबर सेल्स जी पुलिस प्रशासन द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं, जी जो कि स्पेसिफिकली इन्हीं मसलों से डील करते हैं। और अभी काफ़ी चेंज भी आ रहा है, अभी काफ़ी इनिशिएटिव आ रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। इवन वेरियस काइंड ऑफ नोटिफिकेशन दे आर गिविंग इन टाइम टू टाइम इन द फोन्स ऑफ द पीपल। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा। यूजुअली लोग एआई को डिस्करेज कर रहे हैं। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि एआई जो है इट इज़ गोइंग टू हैव मोर एडवर्स इफेक्ट्स देन इट इज़ गोइंग टू हैव पॉजिटिव इफेक्ट्स फॉर इट। हियर आई वुड लाइक टू कंपेयर इट विद फायर। ह्यूमन एवोल्यूशन में ओके, फायर हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फायर, इंटरेस्टिंग। फायर को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फायर डिस्ट्रक्शन भी करती है, और फायर को हम कंस्ट्रक्टिवली भी यूज़ कर सकते हैं। सेम इज़ द केस विद एआई। ये इट is going to completely depend upon us. Okay. Plus the regulatory systems that we are going to put in place कि हम AI को कैसे यूज़ करने वाले हैं अपने फ्यूचर को इम्प्रूव करने के लिए, या अपनी जो करंट प्रेजेंट है उसको भी इम्प्रूव करने के लिए हम AI को कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं। Okay. So it's basically in our hand. So what we are Yes, going to it do is all with in it. our hands. So sir, moving forward with this understanding, सर एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, और एक मोस्ट जो ऐसा होता है ना कि थोड़ा लगता है हमें कुछ तो डिफरेंस होगा पर पता नहीं होता ऑफ्टन, लॉज एंड मोरल्स। इसके
अब सर इसको बताइए कि इसमें डिफरेंस क्या है और क्या होता है लॉ एंड मोरल्स। अगर आप बात करेंगे लॉ और मॉरल्स की, तो दोनों की जो इमर्जेंस है, दोनों का सोर्स जो है वो बाय एंड लार्ज हैज़ बीन द सेम। बिकॉज जैसे जैसे आप देखेंगे कि सोसाइटी डेवलप हुई, रिलीजन का कॉन्सेप्ट आया। रिलीजन का कॉन्सेप्ट आया तो रिलीजन के कॉन्सेप्ट के साथ मॉरलिटी का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ। ओके और ऐसा नहीं है कि रिलीजन का, देयर आर मैनी सोसाइटीज़ जहाँ पर कि मॉरलिटी का कॉन्सेप्ट पहले आ गया, रिलीजन का कॉन्सेप्ट बाद में डेवलप हुआ, और कहीं पर रिलीजन का कॉन्सेप्ट पहले आ गया, मोरालिटी का कॉन्सेप्ट बाद में डेवलप हुआ, बट पैरेलली मोरालिटी और रिलीजन डेवलप हुए। ओके और इसका एक ऑफ शूट निकल के आया इनिशियली लॉ। ओके बिकॉज अगर हम मोरालिटी को देखें, रिलीजन को देखें, तो एक पूरा कोड ऑफ कंडक्ट है। ठीक है। जो लोग बहुत रिलीजियस हैं वो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि रिलीजन जो है अपना एक बहुत बड़ा कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसमें सुबह उठने से आपके सोने तक का पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बताया जाता है कि आपको क्या करना है, वेदर इट बी शरिया, वेदर इट बी सनातन धर्म। आप उसमें देखेंगे कि पूरा एक फ्रेमवर्क ले डाउन किया हुआ है कि आपको अपनी लाइफ को कैसे कंडक्ट करना है। अब उस बड़े सेट में से कुछ बेसिक रूल्स जो आपको ऑन डेली बेसिस फॉलो करने हैं, उनको हमने मोरालिटी की कैटेगरी में डाल दिया। ओके और ये जो कैटेगरी हमने मोरालिटी की बनाई है, इट इज़ मोर एंड लेस सेल्फ रेगुलेटरी। ओके इसमें कोई बाहर से आपको फोर्स नहीं कर रहा है इन रूल्स को फॉलो करने के लिए। हालांकि सोशल प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर रहता है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, उनका प्रेशर रहता है कि अगर आपका बिहेवियर मॉरल नहीं है तो वो आपको आइसोलेट करना शुरू कर देंगे, आपसे दूर जाना शुरू कर देंगे। बट लार्जली जो मॉरल रूल्स हैं उनकी इमरजेंस एक तो आपके अंदर अंतरात्मा की आवाज़, कंसाइंस, जो कि आपके रिलीजियस कंडीशनिंग के बेसिस पे डेवलप हुआ है, फैमिली की जो वैल्यूज़ एंड कल्चर है उसके बेसिस पे डेवलप हुआ है। ओके वो आपको जब आप अकेले हैं तब भी गाइड कर रहे हैं ओके और इट कीप्स यू ऑन करेक्ट पाथ। बट अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ आगे उसका भी एक स्मॉलर सबसेट है, एक ऑफ शूट जो उसका निकल के आया है, ओके जिसका बेसिक पर्पस है सोसाइटी को रेगुलेट करना। ओके मॉरलिटी का जो मेन फोकस है वो है आपकी इंडिविजुअल एक्सीलेंस, कि आपका एज अ इंडिविजुअल आपका कैरेक्टर बिल्डिंग पे फोकस है। ओके बट अगर हम लॉ की बात करें, वो सोसाइटी को ऑर्गेनाइज्ड वे में एक सेटअप करना है, ओके ताकि एट सोशल लेवल यू आर एबल टू कोऑपरेट विद ईच अदर, यू आर एबल टू सर्वाइव। ओके तो जो भी गवर्नेंस में आएगा वो अकॉर्डिंगली अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा। अच्छा अच्छा ओके सर, थैंक यू सर। आई थिंक इट मेड रियली क्लियर। सो मोरालिटी इज लाइक योर पर्सनल वैल्यूज, Not your personal values. Yes, morality is more personal in character as compared to law, but it is emerging out of certain social institutions. Religion is also a social institution. okay okay. So law is kind of like it's a formal institution. ओके सर मैं ये चाहता हूँ सर कि जो भी ये वीडियो देखे, जो भी ये पॉडकास्ट देखे, जो नॉर्मल इंसान, हमें ये चांस मिला है कि आपसे इंटरेक्ट कर पाए, आपको इतना एक्सपीरियंस है लॉ में, और इवन आप देखते हैं स्टडी किया आपने, टीचिंग भी किया है। सो लॉ का बेसिक नीड क्या होता है कि जो सोसाइटी को रेगुलेट करे, और जो जिसके साथ किसी के साथ बुरा हुआ है, हार्म हुआ है, तो उसको रिलीफ प्रोवाइड करे। एम आई राइट सर? मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, एक कॉमन इंसान जिसके पास ना ज़्यादा पैसा है, एक आम इंसान जी एक आम इंसान मान लीजिए, उसके साथ जैसे फॉर एग्जांपल उसके साथ कोई, उसके घर में चोरी हो जाती है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, उसके घर में चोरी हो जाती है, तो वो उसको क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए उसको? मान लीजिए मेरे घर में चोरी हो गई जी ठीक है। और मुझे कानून का ABC भी नहीं पता, ओके बट अगर मैं अपने कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करूं, बिकॉज मुझे ये बेसिक कॉमन सेंस है जिससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, ओके जिस पॉलिटिकल सिस्टम में मैं रहता हूँ, वहाँ स्टेट की कौन कौन सी एजेंसीज हैं जिनसे कि मेरा रोज़ का इंटरेक्शन है, जिनसे कि मैं रोज़ जिनको देखता हूँ ओके या जिनके बारे में मैं रोज़ सुनता हूँ। ओके तो मान लो मेरे घर में चोरी हो गई, तो ये कॉमन नॉलेज है कि अगर आपके खिलाफ कोई भी ऑफेंस होता है या आप किसी क्राइम के विक्टिम बन जाते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज गोइंग टू बी पुलिस। ओके आप पुलिस के पास जाएंगे, पर पुलिस के पास जाकर क्या करेंगे? अब पुलिस के पास जाएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है। ओके अब क्योंकि अब इसमें ये चीज़ें टेक्निकल हो जाएंगी ओके कि चीज़ें वहाँ पर पुलिस के पास अथॉरिटी है उसको FIR में कन्वर्ट करने की या नहीं, बट
इनिशियली आप जो कर सकते हैं, आप एक रिटन कंप्लेंट दे सकते हैं। या अगर मान लीजिए आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, ओके तो आप ओरली अपनी कहानी उनको बता सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ। ओके और वहाँ पुलिस स्टेशन में जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है ओके वो आपकी कहानी को पूरा लिखित में उसको एक जगह लिख लेगा, ओके उसको कंप्लेंट में कन्वर्ट कर देगा। ओके और देन उस कंप्लेंट के बेसिस पे आपकी कंप्लेंट दर्ज होने के बाद अगर वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसको बिना मैजिस्ट्रेट से परमिशन लिए पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है उसमें, तो वो आपकी कंप्लेंट को एफआईआर में कन्वर्ट कर देंगे, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में। उसके बेसिस पे वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे और इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे आगे कोर्ट प्रोसीडिंग चलेगी। ओके देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर पता चल जाता है कि चोरी किसने किया तो उसे अरेस्ट किया जाएगा, पर उसमें भी जो जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसके अपने राइट्स और राइट्स जो हैं उसके भी। तो अरेस्ट का प्रोसीजर क्या होगा, उस वक्त कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, तो बैलेंस हमें क्रिएट करना पड़ेगा और बैलेंस लीगल सिस्टम में है ये। बट मोस्टली लोग पुलिस को अप्रोच करने से ही डरते हैं ओके ओके बिकॉज हमारी वो एज ओल्ड एक माइंडसेट बना हुआ है कॉलोनियल एरा की वजह से। बिकॉज उस वक्त जो पुलिस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था वो लार्जली जो उनका कॉलोनियल सेटअप था उसको स्ट्रेंथन करने के लिए किया गया था ओके कि लोगों पर जो है एक तरीके से कंट्रोल बनाया जा सके। अदरवाइज अगर आप पुलिस सिस्टम की बात करें, अगर हम सिविलाइज्ड कंट्रीज में आज बात करें, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में, तो पुलिस इज सपोज टू असिस्ट द पीपल, या पुलिस इज सपोज टू सर्व द पीपल। तो पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ कोई क्राइम होता है यू आर सपोज टू अप्रोच द पुलिस टू सीक असिस्टेंस फ्रॉम देम। बट कॉलोनियल माइंडसेट की वजह से हमारा जिस तरीके से ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम काम करता है, न्यू जनरेशन इज कमिंग इन, वो चेंजेस लेके आ रहे हैं सेटअप में, बट है डिफिकल्टीज। तो उसके बाद हो जाएगा एफआईआर, उसके बाद एफआईआर हो जाएगी, एफआईआर के बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन होगी, जी अरेस्ट होगा, रिकवरी हो सकती है जो सामान चोरी हुआ है उसका, और इन केस और कोर्ट में ट्रायल चलेगा। इन केस उसने स्पेंड कर दिया होगा जो, या फिर कहीं सेल कर दिया होगा, या फिर उसके उसके पोजीशन में नहीं होगा जो गुड्स। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान वहां से जहां अगर किसी को बेच दिया है अच्छा तो चोरी का सामान खरीदना भी अपराध है, अच्छा हाँ इट इज एन ऑफेंस। ओके वहां से रिकवरी हो सकती है। अगर उसने किसी और को आगे बेच दिया है ओके तो वो चेन ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहेगी ओके जब तक कि एक पॉइंट नहीं आ जाता जहां पर मान लीजिए वो चीज़ ही कंज्यूमेबल है। टमाटर चोरी हो गए, ओके टमाटर बेच दिया किसी ने, सब्जी बना ली, ओके। ठीक है, कंज्यूम हो गई चीज़, तो रिकवरी कहाँ से होगी? और जैसे जैसे गोल्ड और चोरी कर लिया, गोल्ड चोरी हो गया तो गोल्ड की रिकवरी हो सकती है, बट चोर भी बहुत शातिर हैं। अच्छा आपने गहने बनाए, उन्होंने मेल्ट कर दिए। हम्म। So there are, every case is going to have its own peculiar circumstances. So there is a point when there is no way the goods can be I am recovered. not saying that there is no way. मैं आपसे कह रहा हूँ कि रिकवरी हो सकती है, रिकवरी पुलिस करती भी है, उसके बेसिस पे रिस्टोरेशन भी हो जाती है स्टोलन आइटम्स की, Okay. जो विक्टिम है उसको, बट ट्रायल फिर भी इंडिपेंडेंटली चलेगा अगेंस्ट द एक्यूज्ड। Okay. उसके खिलाफ चार्जेस भी फ्रेम होंगे कोर्ट में। चार्जेस फ्रेम होने के बाद उसको प्रोसिक्यूशन के एंड से प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव करेगा कि इसी आदमी ने चोरी की है। ओके ओके दूसरी तरफ से डिफेंस को, उस एक्यूज्ड को भी पूरा मौका मिलेगा कि वो अपने स्टैंड को जस्टिफाई कर सके और ये प्रूव कर पाए विद एविडेंसेस कि मैंने चोरी नहीं की है। अल्टीमेटली कोर्ट डिसाइड करेगा ऑन बेसिस ऑफ एविडेंस जो प्रोसिक्यूशन ने दिया है और जो एक्यूज ने दिया है अपने डिफेंस में कि क्या चोरी हुई है या नहीं हुई है, all this और procedure उसी is there. आदमी ने की है या नहीं की है। सो ऑल दिस प्रोसीजर इज देयर, बट जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अगर चोर ने कहीं कि कोई, जब मान लीजिए खोल देता है जो गुड्स का, जैसे को फ़ोन चुरा लिया, महंगा फ़ोन चुरा लिया, गोल्ड वगैरह सिल्वर वगैरह कुछ वैल्यूएबल आइटम चुरा लिया, उसने जैसे खो दिया, तो उस केस में क्या होगा? उसने खो दिया, चोर ने खो दिया, जी, चोर ने खो दिया तो भी चोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है। उससे ही चोर की recover लाइबिलिटी, जो अगर उसने कोई सामान चोरी की है जी, उसके लिए उसकी लाइबिलिटी इंटैक्ट है, प्रोवाइडेड आप ये प्रूव कर पा रहे हैं कोर्ट में कि इसने चोरी की। तो अपने पैसे से वो खरीद के देगा, अगर ऐसा होगा तो उसको रिकवर करना ही पड़ेगा। कॉम्पेंसेशन मिल सकती है, अच्छा, वही कॉम्पेंसेशन देगा, मिल चोर ही सकती है, देगा, कोर्ट कॉम्पेंसेशन के लिए ऑर्डर दे सकता है, चोर ही देगा पैसे, चोर ही देगा पैसे, स्टेट भी दे सकता है विक्टिम को, स्टेट भी दे सकता है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज हैं उनके थ्रू जो है विक्टिम कॉम्पेंसेशन की प्रोविजन है लॉ में। ओके ओके ओके। बट मोस्टली इन केसेस में मेरी नज़र में नहीं आया कि चोरी के केसेस में कॉम्पेंसेशन यूजुअली कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर करता है। अच्छा, रिकवरी हो जाए तो सामान मिल जाता है, नहीं होता, नहीं मिलेगा। अदरवाइज इट्स फेट।
गया ओके। सो जैसे आपने जैसे थोड़ा सा टच किया जैसे पुलिस सिस्टम जो इंडिया का भी चल रहा है, और जैसे मैंने भी ऐसा रियलाइज़ किया, हालांकि मैं तो ऐसे खुद नहीं गया उधर, पर जैसे डेवलप कंट्री है जैसे यूएस वगैरह है, यूके वगैरह है, वैसे अगर कोई पुलिस ऑफिसर आता है आपके पास तो बोलेगा सर यू नो व्हाई डिड आई वी स्टॉप यू और एनीथिंग लाइक दैट, ही विल स्टार्ट विद द सर। और इधर आएंगे तो सर नहीं दिखता हमें। मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। आज की न्यूज़ है, मैंने आज ही पढ़ी है कि हरियाणा के जो न्यू डीजीपी हैं उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है जी हरियाणा पुलिस के लिए जी कि जब भी आप पब्लिक से इंटरेक्ट करें जी तो आप सॉरी, प्लीज़ जी इन लफ्ज़ों का प्रयोग करें, जी इन वर्ड्स का प्रयोग करें, ताकि बिकॉज यू आर इन पब्लिक सर्विस ओके एंड पीपल शुड फील दैट when you are interacting with them, जी जी। when you are in contact with them, you are basically there to serve them. सर ऐसा क्यों है सर, ऐसा क्यों हमारा लाइक कर गया उनका ऐसे हो? जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका रीज़न है जो हमारा कॉलोनियल पास्ट है, ओके उसमें पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से रेडी की गई थी कि लोगों को कंट्रोल किया जा सके, लोगों को दबाया जा सके, सिविल राइट्स का कॉन्सेप्ट मिसिंग था उस वक्त। ओके ओके ऑलराइट, तो जो उस आइडियोलॉजी के साथ पुलिस सिस्टम को रेडी किया गया था, बाय एंड लार्ज हम उसी आइडियोलॉजी के साथ आफ्टर इंडिपेंडेंस हम उसको कैरी करते हुए आए हैं। और अगर आप जनरली भी लोगों में भी आप देखें तो जनरल थॉट यही है कि उनको लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी में आपके सिविल ऑफिसर्स भी आ गए, IAS IPS ये सारे आ गए, और जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी आ गए। उनकी कंसिडरेशन यही है कि इनके पास बहुत पावर है, बट वो पावर किस लिए है? एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में उनको वो पावर किस लिए दी गई है? वो पावर इसलिए दी गई है ताकि वो लोगों को सर्व कर सकें, लोगों के इश्यूज सॉल्व कर सकें। स्टेट एजेंसीज ही, आज का कॉन्सेप्ट जो है वो पुलिस स्टेट का नहीं है, आज का कॉन्सेप्ट वेलफेयर स्टेट का है। और वेलफेयर स्टेट में द गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी। ओके सर, मूविंग विद दैट अंडरस्टैंडिंग, आई अंडरस्टैंड या कि मतलब पुलिस बनी है लोगों के लिए, लोगों को सपोर्ट करने के लिए, लोगों को हेल्प करने की जब नीड हो, पर वो जिस दौर से हम लोग निकले हैं, जिस टाइम से निकले, वो माइंडसेट अभी भी पुलिस में नहीं, लोगों में है अभी। लोगों में भी है, थोड़ा सा ऑफिसर्स में भी है। क्योंकि अगर सर उनको पावर कौन दे रहा, हम ही दे रहे हैं। हम ही जाके उनके आगे झुकते हैं तो वो और झुका देंगे। अगर हमें खुद अवेयर हो जाए, नेक्स्ट जनरेशन आती है, अगर वो अवेयर हो जाए इसके बारे में, तो उनकी चलेगी नहीं। चेंज आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और आ भी रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी सर। लोगों में भी आ रहा है और सिस्टम्स में भी आ रहा है, बट वो स्पेस उसकी बहुत स्लो है उस चेंज की। उसका बेसिक रीज़न जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि लोगों को अपने संवैधानिक और जो उनके लीगल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, लीगल राइट्स, उसके बारे में अवेयरनेस लो है। हम यूजुअली देखते हैं, अगर हम जो हमारा इंडिया और भारत का जो डिफरेंस है ना, वो आज भी परसिस्ट कर रहा है। ओके ओके। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी आज भी सोसाइटी की, या जो हम पिक्चर एक पर्सपेक्टिव बिल्ड करके फोकस देते हैं, दैट इज मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ अर्बन एरियाज। ओके। वहाँ से वो फोकस टायर 1 सिटी से टायर 2 सिटीज से बिल्ड हो रहा है कि देखिए सोशल मीडिया बहुत फैल गया है, लोग बहुत अवेयर हो गए हैं, लोग अपनी बात रख पा रहे हैं। बट अगर हम आज भी हिंटरलैंड में जाएं तो हमें आज भी ये नज़र आएगा कि लोग अभी भी उतने अवेयर नहीं हैं, लोगों को अपने हकों के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। सर, विद दिस we have a really amazing conversation, but at the end I would like to ask one thing, like you already touched on that subject, which reminded me, which is very important, about the fundamental rights. What makes Indian constitution the constitution, and what makes people follow it? It's their rights, because it's protecting their rights, right? So I want to ask, could you elaborate on the fundamental rights and overall the purpose of the Indian constitution? फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट जो है, दैट हैज इमर्ज्ड आउट ऑफ नेचुरल लॉ। हमारे बेसिक अधिकार, जो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी बेसिक डिग्निटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर हम इसका एवोल्यूशन देखें तो अमेरिका में बिल ऑफ सिविल राइट्स एग्जिस्ट करता है, इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा आया था 1215 में। तो इट हैज़ अ लॉन्ग स्टोरी। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, जिसके बाद लोगों को ये रियलाइज हुआ कि गवर्नेंस की पावर हमारे हाथ में होनी चाहिए, रादर देन बीइंग इन हैंड ऑफ अ सर्टेन किंग और अ क्वीन, वी शुड बी इन कंट्रोल।
अब उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज में डेमोक्रेसी आई, भारत में भी डेमोक्रेसी आई, और डेमोक्रेसी के थ्रू बेसिक आइडिया यही था, अगर आप हमारा प्रीएम्बल भी पढ़ेंगे, कि सोशल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी साथ साथ आए। और पर उसमें प्रॉब्लम क्या है कि फंडामेंटल राइट्स हमने किताबों में तो लिख दिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिख दिए, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड कहाँ है? ओके। इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड में आप पाएंगे कि वहाँ पर दिक्कत है। एक तो अवेयरनेस, दूसरा कई बार स्टेट के एंड से भी, या जो स्टेट के एंड से जो स्टेट के ऑफिसर्स हैं उनके एंड से वायलेशंस होती हैं, और उसका रिड्रेसल मैकेनिज्म उतना स्ट्रांग नहीं है। कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, रिड्रेसल के लिए हैं, बट दे स्टेप इन ओनली व्हेन देयर इज अ वायलेशन एंड दैट वायलेशन इज रिपोर्टेड। बट हाउ विजिलेंट वी आर विद रिस्पेक्ट टू आवर राइट्स, दैट पार्ट इज मिसिंग। नॉलेज भी कम है, अवेयरनेस भी कम है, और एक भावना जो है आम आदमी में कि वो स्टेट से थोड़ा सा डर के रहता है, घबराता है। हाँ जी सर, ये तो है जी। सो बेसिकली कमी हमें है। कमी देखिए, हमें 150 करोड़ का भारत है जी। तो अगर इम्प्रूवमेंट करनी है तो हमें 150 करोड़ को मिलके करनी है। जी। अकेला स्टेट भी इम्प्रूव नहीं कर सकता, नहीं, अकेला एक सिंगल आदमी भी इम्प्रूव नहीं कर सकता। जी। हमारी खामियां भी हमें खुद देखनी भी हैं, सुधारनी भी हैं, और एज अ नेशन हमें इकट्ठे ही प्रोग्रेस करनी है। जी सर। Okay, sir. Thank you very much for joining this podcast. It was a really amazing discussion, and Same here. It definitely added a lot to my knowledge, filled a lot of gaps which there was in my knowledge, and I hope it's the same for the audience who are watching till now. So, with this, we are concluding this podcast. We will be meeting again with much more amazing discussion. I would like to say one thing: सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको लगता है ये आपके लिए फ्रूटफुल है, और लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट करिए। This is our first initiative. Thank you. Thank you, sir. Thank you.